नमस्कार, मैं हूं ईशा और आप देख रहे हैं उत्थान न्यूज, जहां हर कोई और एग्जिट पोल भी भाजपा को अपने ही दम पर कम से कम 300 सीट की तो आस लगा ही बैठा था। वहीं भाजपा का बिलो एक्सपेक्टेशन परफॉर्मेंस क्यों रहा, सबके अपने अपने एनालिसिस। कहीं एंटी इनकम्बेंसी तो कहीं ओबीसी की नाराजगी, कहीं ब्राह्मणों का रूठना तो कहीं ठाकुरों का आक्रोश। ऐसे ही अनेकों कारण गिनाए जा रहे हैं। ये जातियां तो हमेशा ही थी, 90 के दशक में भी थी, जब एनडीए ने भाजपा के नेतृत्व में पहली बार सत्ता का स्वाद चखा। 2014 में भी, 2019 में भी थी, जब भाजपा को पूर्ण बहुमत मिला। हमें भी इन चुनावों के दौरान जनता से थोड़ा रूबरू होने का मौका मिला। जनता ने माना कि मोदी शासन के 10 सालों में देश ने जो हासिल किया, वो इस देश ने कांग्रेस और सेकुलर्स के 65 साल के शासन में भी नहीं किया। चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था और जिस तरक्की की ओर उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है, उसकी कल्पना भी जनता ने नहीं की थी। जनता मोदी योगी के कामों से संतुष्ट नजर आ रही थी, लेकिन यहां एक लेकिन लग गया। लेकिन दुर्भाग्य कि इस देश में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं, सांसदों विधायकों की संख्या ही पीएम या सीएम बनाने के लिए जरूरी। और जनता के बीच इन पुराने अहंकारी, नाकारा, स्वार्थी माननीयों के प्रति नाराजगी बहुत ज्यादा थी। समस्याओं के समाधान की आस में लोग चक्कर लगाते थे, लेकिन सांसद विधायकों के दर्शन ही दुर्लभ रहे। जनता जिनसे नाराज, फिर भी उन्हीं को टिकट। जनता जनार्दन का अपमान था, सो द जनता बाउंस्ड बैक। बेहतर प्रत्याशियों का चयन नहीं हुआ, कभी इस पार्टी में तो कभी उस पार्टी में उछल कूद मचाने वालों को टिकट मिल गया और पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता ताकता ही रह गया। भाजपा में बाहरियों के स्वागत के सिलसिले ने कार्यकर्ताओं को निराश किया और ऐसे में उसने कार्य करना तो दूर, दूसरों को भी वोट डालने से डिस्करेज किया। कोई भाजपा का वरिष्ठ नेता, कोई भाजपा का युवा नेता, कोई प्रदेशीय तो कोई राष्ट्रीय बनकर फ्लेक्स पर छपकर खंभों पर लटक गया। लेकिन कार्यकर्ताओं की पार्टी कही जाने वाली पार्टी से कार्यकर्ता गायब हो गया और इसका खामियाजा ऐसे प्रत्याशियों को भी भुगतना पड़ा जो जमीन से जुड़े हुए थे। आजकल सोशल मीडिया पर अटल बिहारी वाजपेयी जी का कथन बहुत चल रहा है, मेरी एक बात गांठ बांध लेना, हमारा एक भी पुराना कार्यकर्ता टूटना नहीं चाहिए, नए चाहे 10 टूट जाएं, क्योंकि पुराना कार्यकर्ता हमारी जीत की गारंटी है। लेकिन यह सलाह शायद अटल जी के साथ ही चली गई। भाजपा को जानना होगा कि मिस्ड कॉल के माध्यम से रिकॉर्ड्स तो अवश्य ही बनते हैं, कार्यकर्ता नहीं। निश्चित ही जनता के सत्ता विरुद्ध रुख ने भी भाजपा को नुकसान पहुंचाया। अमित शाह ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि लोग एंटी इनकम्बेंसी के खिलाफ तब रहते हैं जब आप सत्ता का उपभोग करते हुए ऐशो आराम करते हैं, लेकिन ऐसा मोदी के साथ नहीं, वो 24 घंटे काम करते हैं। ये 24 घंटे काम करने वाली बात मोदी, योगी, अमित शाह और ऐसे ही कुछ नेताओं पर तो जरूर लागू हो सकती है, लेकिन भाजपा के अधिकांश आउटगोइंग सांसदों पर नहीं। उन्होंने राजनीति सत्ता भोगने और ऐशो आराम के लिए ही चुनी और इसलिए ये माननीय मोदी के नाम पर ही आश्रित रहे। जनता का कभी कुछ काम नहीं किया। यही वजह रही कि मोदी को पर्सनली चाहते हुए भी जनता ने ऐसे नकाराओं को वोट देना उचित नहीं समझा और कुछ जो थोड़े बहुत जीत भी गए वो मोदी जी की ही कृपा समझे, वरना इनके अहंकार, नकारापन के चलते जनता ने इन्हें लगभग बाहर का रास्ता दिखा ही दिया था। अगर बात करें भ्रष्टाचार की, तो जिस भ्रष्टाचार पर नकेल कसने को लेकर भाजपा सत्ता में आई, वो इस चुनाव में कोई मुद्दा ही नहीं रहा। वोटर को भ्रष्टाचार के आरोप में सजा याफ्ता लालू से अब कोई परेशानी नहीं। नेशनल हेराल्ड, डीएलएफ जैसे हजारों करोड़ों के घोटाले राहुल की सेहत पर कोई असर नहीं डालते। CWG 2G वाले देश के हीरो हैं। अजीत पवार, अशोक चव्हाण, नवीन जिंदल और ऐसे अनेकों बाहरी भ्रष्टाचारियों के आगमन ने न खाऊंगा न खाने दूंगा नारे की हवा ही निकाल दी। भाजपा वॉशिंग मशीन कहलाई जाने लगी। सो नो वन इज बॉदर्ड अबाउट करप्शन। लोहिया और कर्पूरी ठाकुर के समाजवादी फॉलोअर्स की देखने लायक हवेलियों और महलों की अय्याशियों ने समाजवाद की परिभाषा ही बदल कर रख दी।
इसलिए इलेक्शन में इस बार करप्शन कोई मुद्दा ही नहीं रहा। ईडी, सीबीआई द्वारा नेताओं की भ्रष्ट तरीके से कमाई गई करोड़ों अरबों की रकम पकड़े जाने के बावजूद उसने भ्रष्ट व्यक्ति की साख पर कोई असर नहीं डाला। ये समाज में माननीय थे, माननीय ही बने रहेंगे, क्योंकि हमाम में सब नंगे। ठोस मुद्दों के अभाव में सबके पास एक ही मुद्दा रहा, दैट इज सत्ता में आना। ऐसे में जातिवाद ही मुद्दा बनना था और वही काफी हद तक मुद्दा बना भी। 50% पोलिंग यानी देश का एक बहुत बड़ा वर्ग उदासीन रहा। उसने इस प्रजातांत्रिक चुनावों में कोई दिलचस्पी ही नहीं दिखाई। युवा वर्ग जिसका भविष्य राजनीतिक फैसलों से प्रभावित होता है, उसने लाखों की संख्या में अपने आप को वोटिंग प्रोसेस से ही बाहर रखा। लाखों लोगों के नाम वोटिंग लिस्ट में शामिल ही नहीं थे, लेकिन यूथ इस बात को लेकर बिल्कुल भी चिंतित नहीं दिखा। चुनावों को लेकर ऐसी बेरुखी देश की डेमोक्रेसी के लिए घातक। ये लोगों का जनप्रतिनिधियों और सिस्टम के प्रति अविश्वास और नफरत का नमूना है। जहां सिर्फ 50% वोटिंग होना एक चिंता का विषय, वहीं इसके विपरीत एक समुदाय जिसे हम समुदाय विशेष के नाम से जानते हैं कि नेताओं ने वोटिंग को ही जिहाद बना दिया। मोदी के खिलाफ वोट डालने में इस समुदाय ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कोई उज्ज्वला, आयुष्मान, प्रधानमंत्री आवास योजना, किसान योजना, हाईवेज, देश की सुरक्षा व्यवस्था और विकास या मुस्लिम महिलाओं का 3 तलाक से मुक्ति इस समुदाय विशेष को रिझाने में काम नहीं आई। मस्जिदों से वोट देने की अपील हुई, जिसमें सो कॉल्ड सेकुलर्स खुलेआम शामिल रहे। ऑक्सफोर्ड एजुकेटेड सलमान खुर्शीद की जामिया मिलिया एजुकेटेड भतीजी मारिया आलम खान वोट जिहाद की मुखिया रहीं। ये दिखाता है कि दैट एनी अमाउंट ऑफ एजुकेशन इनके दिल और दिमाग से जहर निकालने में कामयाब नहीं। देश प्रदेश में सांप्रदायिक दंगों में कमी, शांति व्यवस्था शायद समुदाय विशेष के कट्टरपंथियों को रास नहीं आई। सो कॉल्ड सेकुलर लॉबी ने अपने हितों को साधने के लिए कभी भी इस समुदाय को नेशनल मेन स्ट्रीम में आने ही नहीं दिया। इनके लिए ये कल भी वोट बैंक था और आज भी। यहाँ ध्यान देने लायक बात यह है कि अगर इस मजहबी उन्माद को रोका नहीं गया तो देश को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। एन अलार्मिंग सिचुएशन। देखते रहिए उत्थान न्यूज़ ईशा के साथ।